प्यारे छात्रों, आज पुनः आप सभी को बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग प्रीवियस क्लास में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विषयनिष्ठ प्रश्न 5 प्रकार के दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से होगा। अपठित गद्यांश 2 दिए जाएंगे, प्रत्येक में एक एक विकल्प होगा। सबसे पहले हम उस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो गद्यांश, जिस गद्यांश की भाषा सहज और सरल लगेगी, हम उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। 2 गद्यांश, एक गद्यांश 7 अंक के होंगे और दूसरा गद्यांश 6 अंक के होंगे। पहला गद्यांश पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तर, जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तर, जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न शीर्षक के रूप में होगा, जिसमें बच्चों को शीर्षक लिखना होता है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमें यह ध्यान में रखना है कि हम उस गद्यांश को बेहतर ढंग से समझ लें और समझने के बाद हम दिए गए प्रश्नों का समाधान करें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने की है वो ये कि हम गद्यांश को पढ़ने के बाद जब प्रश्नों का उत्तर दें तो प्रश्नों के उत्तर देने के समय शुद्धता पर हम अधिक ध्यान रखें, प्रश्नों की भाषा को समझें और प्रश्नों की भाषा को समझ करके हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। एक पदेन का उत्तर एक पद में देना है। पूर्ण वाक्येन का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। यहां पूर्ण वाक्य से तात्पर्य उत्तर की संपूर्णता से है। शीर्षक लिखने के समय में हमें यह ध्यान रखना है कि जिस गद्यांश पर आधारित हम शीर्षक लिख रहे हैं वह शीर्षक उस गद्यांश की संपूर्णता के लिए हो। तात्पर्य कि शीर्षक को पढ़ने के बाद हमें यह लगे कि हम उसी गद्यांश का शीर्षक लिख रहे हैं जो गद्यांश हमारे सामने में होता है। प्रश्न का उत्तर लिखने के समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होता है। बच्चे अक्सर प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर ढूंढते हैं अनुच्छेद से। बच्चों को चाहिए कि सबसे पहले उस गद्यांश को सही ढंग से पढ़े। उनके पास में पर्याप्त समय होता है परीक्षा भवन में। और पढ़ने के बाद चूंकि प्रत्येक गद्यांश के एक विकल्प भी दिए जाएंगे, 2 गद्यांश में से जो गद्यांश आपको अच्छा लगेगा, जिनकी भाषा सरल और सहज लगेगी, हम उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। उत्तर चयन करने के समय हमें शुद्धता पर ध्यान रखना है, साथ साथ प्रश्नों की भाषा को सही ढंग से समझना है और इसके बाद हमें उत्तर देना है। चलिए चलते हैं पहला अपठित गद्यांश पर, जो कि स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। इस गद्यांश को हम सही ढंग से पढ़ेंगे। हो सकता है कि एक बार पढ़ने से आप उस गद्यांश को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, पुनः आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे और जब आप 1-2 बार उस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस गद्यांश पर दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर सुंदर ढंग से दे पाएंगे। यह गद्यांश स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है। स्वतंत्रता दिवस कब, किस तिथि में मनाया जाता है? अब इस पर आधारित दिए गए जो प्रश्न हैं, एक पदेन उत्तर, जिसका उत्तर आपको एक पद में देना है,
तो सबसे पहले हम प्रश्न की भाषा को समझेंगे। जैसे दिया गया है कि कस्याम तिथौ स्वातंत्र दिवसोत्सव मान्यते, जिसका अर्थ होता है कि किस तिथि में। चूंकि प्रश्न कस्याम से प्रारंभ हो रहा है, जिसका अर्थ होता है कि किस तिथि में, और अनुच्छेद में दिया हुआ है कि प्रतिवर्षम अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ, प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने के 15वें तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न चूंकि कस्याम तिथौ है, अतः इसका सही आंसर होगा कि पंचदश तिथौ, यानी 15वें तिथि को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कस्मिन मासे, किस महीने में। तो अब कस्मीर, चूंकि प्रश्न कस्मीर से प्रारंभ हो रहा है, तो आपको उस महीने के बारे में देना है जिस महीने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो अनुच्छेद में दिया हुआ है कि अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ, अगस्त महीने के 15वें तारीख को, तो कस्मीन मासे तो अगस्त मासे या अगस्ती। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत, जिसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना होता है कि भारत माता कदा, प्रश्न है कदा, जिसका अर्थ होता है कब। भारत माता कदा बंधन मुक्ता जाता, भारत माता कब परतंत्रता के बंधन से मुक्त हुई। तो अनुच्छेद में दिया हुआ है कि 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश तिथौ ब्रिटिश शासकैः सुबद्धाः भारत माता श्रृंखलाम परित्यज्य बंधन मुक्ता जाता, यानी कब बंधन से मुक्त हुई, तो 1947 ईस्वी, अगस्त महीने के 1947 ईस्वी में 15वें तारीख को भारत माता ब्रिटिश शासन से बंधन मुक्त हुई। अगला प्रश्न है कि कुत्र ध्वजारोहणम संजातम, ध्वजारोहण हम ध्वज कहां फहराते हैं, कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहां। तो अनुच्छेद में दिया हुआ है कि दिल्ली नगरे लाल किला दुर्गे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वजारोहणम संजातम, कि दिल्ली नगर में लाल किला पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाता है। इसके बाद में है कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के समय में हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि शीर्षक हम इस तरह लिखें जो उस अनुच्छेद की संपूर्णता का बोधक हो, जिस शीर्षक को पढ़ने के बाद हमें यह लगे कि यह शीर्षक उस अनुच्छेद को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने में सामर्थ्यवान हो। तो चूंकि यह अनुच्छेद स्वतंत्रता दिवस पर आधारित है, अतः इसका उचित शीर्षक स्वतंत्रता दिवस दिवसः दिया जा सकता है। दूसरा अपठित गद्यांश कालिदास से संबंधित है। कालिदास संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान माने जाते हैं। कालिदास से संबंधित इस अनुच्छेद में एक पदेन उत्तरत में पहला प्रश्न है कालिदासस्य किम अतीव रम्यम अस्ति, यानी कालिदास का क्या, प्रश्न है कि क्या किम अतीव रम्यम अस्ति, क्या अतीव रम्य है। अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कालिदासस्य लोकप्रियता या कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। और उसी अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति, कालिदास का प्रकृति चित्रण अतीव रम्य। तो प्रश्न चुकी है किम अतीव रम्यम, तो आंसर होगा प्रकृति चित्रणम। अगला प्रश्न है कि कस्य उपमा प्रयोग अद्वितीय, किसका उपमा प्रयोग अद्वितीय है। तो कालिदास के बारे में कहा गया है कि कालिदास उपमा प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति, कालिदास उपमा के प्रयोग में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य, अतः कस्य उपमा, कस्य का अर्थ होता है किसका, किम सर्वनाम का षष्ठी एक वचन में कस्य होता है। तो कालिदासस्य, किसका उपमा, किसकी उपमा, तो कालिदास की उपमा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत कालिदासस्य लोकप्रियतायाः किम कारणम अस्ति, कालिदास की लोकप्रियता का कारण क्या है। कालिदास की लोकप्रियता का कारण क्या है।
अनुच्छेद में दिया हुआ है कि कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसाद गुण युताः ललिताः परिष्कृताः शैली अस्ति। कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुण से युक्त ललित और परिष्कृत शैली है। अगला प्रश्न है शब्द लाघवः कस्य परिचायकः अस्ति। शब्द लाघव किसका परिचायक है? तो चूंकि प्रश्न कस्य से किया गया है, अतः शब्द लाघवः कालिदासस्य कलात्मक रुचेः परिचायकः अस्ति। अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखने के लिए कहा जा रहा है। चूंकि अनुच्छेद कालिदास से संबंधित है, कालिदास की रचना से संबंधित है, कालिदास की शैली से संबंधित है, अतः महान कवि कालिदास या उपमा कालिदासस्य इसका सही शीर्षक लिखा जा सकता है। अगला अनुच्छेद रामायण पर आधारित है। रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। इस अनुच्छेद पर आधारित एक पदेन उत्तरत का पहला प्रश्न है कह आदि कवि आसीत। आदि कवि कौन था? प्रश्न कह से किया गया है, अतः इसका सही उत्तर जो अनुच्छेद में दिया हुआ है वाल्मीकि। कह आदि कवि आसीत, तो एक पद में इसका उत्तर होगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है रामायण कस्मिन छंदसि निबद्धम। रामायण किस छंद में निबद्ध है? प्रश्न कस्मीन से है। किसमें? कस्मीन सप्तमी एक वचन किम सर्वनाम का रूप है। सही उत्तर अनुष्टुप छंद से, यानी अनुष्टुप छंद में। पूर्ण वाक्यन उत्तरत का पहला प्रश्न है कि कथम रामायणम आदि काव्यम। रामायण को आदि काव्य क्यों कहा गया है? रामायण को आदि काव्य क्यों कहा गया है? रामायण से रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। आदि कवि आसीत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है, अतः तस्य रचना रामायणम आदि काव्यम इति कृत्वा विद्वांसः स्मरन्ति। इसलिए उनकी रचना रामायण को आदि काव्य माना गया है। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्यन का किमर्थम रामायणम चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। क्यों रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से हम जानते हैं? अनुच्छेद में दिया हुआ है कि रामायणे श्लोकानाम संख्या चतुर्विंशति सहस्त्रम वर्तते, तेन रामायणम चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता इति नाम्ना अपि विद्वद्भिः स्मर्यते। अगला प्रश्न, अगला गद्यांश वसंतोत्सव वसंत पंचमी पर आधारित है, जिसका पहला एक पदेन उत्तरत का पहला प्रश्न है सर्वत्र की दृश्यम सरसपम दृश्यते। अनुच्छेद में दिया हुआ है पीतम किस प्रकार का? तो पीले रंग का। अगला प्रश्न जनाः कानि धारयित्वा इतस्ततः भ्रमन्ति। प्रश्न कानि से है, क्या धारण करके? सही उत्तर पीत वस्त्राणि, पीले वस्त्रों को धारण करके। पूर्ण वाक्यन उत्तरत का पहला प्रश्न है वसंतोत्सव कदा भवति। कदा का अर्थ होता है कब। वसंतोत्सव कब होता है? अनुच्छेद में दिया हुआ है कि वसंतोत्सव माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्याम तिथो भवति। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वीं तारीख को यह उत्सव हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है जनैः कीदृश्यः कविताः पठ्यन्ते। किस प्रकार की कविताओं का पाठ लोग करते हैं? गद्यांश में इसका उत्तर दिया हुआ है कि जनैः लोगों के द्वारा वीर रसपूर्णाः देशभक्ति भाव भरिताः देशहिताय बलिदानस्य प्रेरणाम संचारयन्त्यः कविताः पठ्यन्ते। इस प्रकार अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। इसमें ध्यान हमें यह रखना है कि एक पदेन का जब हम उत्तर देते हैं
तो एक पदेन का उत्तर देने के बाद थोड़ी सी जगह हम छोड़ें, इसके बाद पूर्ण वाक्यन का उत्तर दें, इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ें, इसके बाद हम शीर्षक लिखें, ताकि हमारा उत्तर सही भी हो और साथ साथ कॉपी पर वह सही दिखे भी। खास करके बच्चों को इन बातों पर ध्यान देना होता है या देना चाहिए कि एक परीक्षक जो किसी की कॉपी को चेक करता है तो वह क्या सोचता है उस कॉपी के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में, उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के बारे में। हम उनकी बातों को सोच करके प्रश्नों का उत्तर दें। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें बच्चों को 2 संस्कृत में पत्र लिखने होते हैं। दोनों प्रश्न का एक एक विकल्प होता है। पत्र लेखन के समय में सबसे महत्वपूर्ण बातें बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि पत्र का संबोधन, पत्र का अभिवादन और पत्र का समापन, इन विषयों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर बच्चे इन विषयों को भूल जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उनको देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होता है कि जिस पर पत्र लिखने के लिए दिया जाता है उसका संबोधन हम कैसे करें, उनका अभिवादन हम कैसे करें और उनका समापन हम कैसे करें। बड़ों के लिए जो पत्र लिखने के लिए दिया जाता है उसका संबोधन, उसका अभिवादन और उसका समापन किस प्रकार किया जाए। मित्रों के पास यदि पत्र लिखने के लिए दिया जा रहा है, छोटों के पास यदि पत्र लिखने के लिए दिया जा रहा है, अधिकारियों के पास यदि पत्र लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो किसके लिए किस प्रकार का संबोधन का प्रयोग होना चाहिए, किस प्रकार का अभिवादन का प्रयोग होना चाहिए, पत्र का समापन में हम क्या कुछ लिखेंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसे लिख करके बच्चों को बार बार अभ्यास करके देखना चाहिए कि इसको सही ढंग से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि अपनी दिनचर्या के संबंध में पिताजी को एक पत्र संस्कृत में लिखें। सबसे पहले हम संबोधन पर ध्यान देंगे कि पूज्य पितृ महोदय, सादरम प्रणामम। जहां से पत्र लिखा जाता है हम उसकी चर्चा करते हैं, तिथि की चर्चा करते हैं। इसके बाद अपनी दिनचर्या के बारे में हम लिखते हैं कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार चल रही है, जो कि इस पत्र में दिया भी गया है कि भवतः पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। भवान मम दिनचर्या विषय ज्ञातुम इच्छते, आप मेरी दिनचर्या के बारे में जानना चाह रहे हैं। पितृवर्याः अद्यत्वे अहम समयस्य नियोजनं कृत्वा पठामि, आजकल मैं समय का नियोजन करके पढ़ता हूं। और इसके बाद संपूर्ण दिनचर्या की बात इस पत्र में की गई है। अंत में समापन के रूप में कि भवताम प्रियः पुत्रः, नीचे जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम लिखता है। तो पत्र लिखने के समय में हमें इन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, खास करके शुद्धता पर, भाषा हमारी सरल हो, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हम बचें, पत्र के प्रारूप को हम समझें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतियोगिता परीक्षा में अपने बड़े भाई की सफलता विषयक एक पत्र अपने मित्र को संस्कृत में लिखें। प्रिय मित्र, नमस्कारम, परीक्षा भवनतः। चूंकि आप परीक्षा भवन से ये पत्र लिख रहे हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ का सब कुशल मंगल है, वहां का भी सब कुशल मंगल होगा। अहम अधुना स्वभ्रातुर सफलतायाः वर्णनम कर्तुम इच्छामि। अहम अधुना, मैं आज अपने भाई की सफलता का वर्णन करना चाहता हूं। यह मम अग्रजस्य प्रतियोगिता परीक्षायाः परिणामः आगतः। कल मेरे बड़े भाई का परीक्षा परिणाम आया है। तस्य सफलतां ज्ञात्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। उनकी सफलता को जानकर के मेरे मन में काफी प्रसन्नता हुई है। तेन निश्चित रूपेण परिवारस्य समाजस्य च नाम उज्ज्वलीकृतम। उनके द्वारा निश्चय ही परिवार और समाज
के नाम को उज्जवल किया गया है। अस्याम उज्जवल सफलतायाम, इस उज्जवल सफलता में अहम तस्मै हार्दिकम वर्धापनम यच्छामि, मैं उनको हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। उज्जवल भविष्याय चौकामये, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विस्तारेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से मैं पुनः लिखूंगा। मातृ पितृ चरणयोः प्रणामाः, माता पिता के चरण में मेरा सादर प्रणाम। तव मित्रम अनघः, आपका दोस्त अनघ। अगला प्रश्न, विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखने के लिए दिया गया है। सबसे पहले, सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च माध्यमिक विद्यालय फार्विसगंज नगरम महाशय, सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालये एकस्य वृक्षारोपण कार्यक्रमस्य आयोजनं कर्तुम् इच्छामि। मैं आपके विद्यालय में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता हूं। वृक्षारोपणं स्वच्छ पर्यावरणाय आवश्यकम् अस्ति। वृक्षारोपण स्वच्छ पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। सर्वैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। सभी को ये जान लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा से ही हमारी रक्षा है। पवनः शुद्धः भवेत्, हवा शुद्ध हो, तदर्थम प्रयत्न करणीय, इसके लिए हम सबों को प्रयत्न करना चाहिए। एतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीय, इसके लिए जगह जगह वृक्षारोपण करना चाहिए। अतः विद्यालये अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कर्तुं भवदाज्ञाम् इच्छामि, आपकी मैं आज्ञा चाहता हूं। कृपया शीघ्रम अनुमति ददातु भवान, कृपया हमें शीघ्र वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए अनुमति दें। प्रार्थी सौरभ, और दिनांक हम देते हैं। अगला प्रश्न, अल्पावकाश हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखने के लिए दिया गया है। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, +2 ली अकादमी फार्विसगंज नगरम, यहाँ हम विद्यालय का नाम देंगे जिस विद्यालय से संबंधित बच्चे होते हैं। मान्यवर, सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अत्यावश्यक कार्यवशात् अहं गृहं गन्तुम् इच्छामि। अनिवार्य कार्य के कारण मैं घर जाना चाहता हूं। अतः मह्यम अल्पावकाशं प्रदाय कृतार्थयन्तु भवन्तः, आप हमें कृतार्थ करें, आप हमारे ऊपर में दया करें। अहं भवतः अतीव कृतज्ञः भविष्यामि, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ बना रहूंगा। भवदीय शिष्य आशीर्वादः, कक्षा हम देंगे, क्रमांक देंगे, और इधर हम दिनांक देंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें छात्रों को एक संस्कृत में अनुच्छेद लिखना होता है 7 वाक्यों में, जिसके लिए 5 या 6 विकल्प दिए जाते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा ध्यान इस विषय पर छात्रों को रखना चाहिए कि आप एक बार पढ़ करके ये तय कर लें कि किस विषय पर आप बेहतर लिख सकते हैं, किस विषय पर आपकी भाषा सहज और सरल हो सकती है। अनुच्छेद लिखने के समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम अनावश्यक कटिंग से बचें, हमारी भाषा संयमित हो, हमारी भाषा सरल हो, सहज हो, और भाव स्पष्ट करने वाली हो। ऐसा लिखें कि उसमें उस अनुच्छेद का सब कुछ समाविष्ट हो। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचें, शुद्धता पर ध्यान दें, और इस तरह 7 वाक्यों में एक सुंदर अनुच्छेद हम लिखें। इस मॉडल पेपर में 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद सरस्वती पूजा पर आधारित है। सरस्वती पूजा के बारे में 7 पंक्ति आपको लिखनी है। अगला अनुच्छेद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर है। राजेंद्र प्रसाद की जीवनी, राजेंद्र प्रसाद का आदर्श पर चर्चा की गई है। तीसरा अनुच्छेद रामायण पर है, जिसमें रामायण के बारे में हमें लिखना है। चौथा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण पर है। पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पर्यावरण के बिगड़ने से किन किन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, इस पर आधारित है।
अगला अनुच्छेद संस्कृत संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत के महत्व के बारे में बताना है कि संस्कृत हमारे लिए क्या है, संस्कृत की महत्ता कितनी है। संस्कृत को प्राचीनतम भाषा के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ वेद संस्कृत भाषा में ही है। इसे सुर भारती कहा गया है। यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो इस अनुच्छेद में संस्कृत के महत्व की चर्चा की गई है। चलते हैं चौथा प्रश्न, जो अनुवाद से संबंधित है। इसमें 6 हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। अनुवाद करने के समय बच्चों को सबसे ज्यादा ध्यान अनुवाद के काल यानी लकार पर देना चाहिए कि किस लकार से संबंधित है वह अनुवाद। इसके बाद कर्ता और क्रिया के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कारक और उपपद विभक्ति का ध्यान रखें। चलते हैं एक एक अनुवाद पर हम लोग चर्चा करते हैं कि पहला अनुवाद है मैं घर जाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों को यह ध्यान में रखना है कि मैं किस पुरुष का करता है। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन का करता है और यह वाक्य लट लकार वर्तमान काल में है। अतः मैं घर जाता हूं, अहम गृहम गच्छामि। चूंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, अतः लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन गम धातु का रूप गच्छामि, अतः अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग। अगला वाक्य है वह मोहन का भाई है। सह मोहनस्य भ्राता अस्ति। अगला वाक्य सोहन श्याम के साथ विद्यालय गया। अब इस वाक्य में यह ध्यान रखना है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अतः श्याम के साथ श्यामेन सह, सोहना श्यामेन सह विद्यालयम अगच्छत। वाक्य लंग लकार भूतकाल में है। अगला वाक्य तुम्हारा क्या नाम है। तब नाम किम अस्ति। अगला वाक्य नदी में मछलियां तैरती हैं। नदी में नदी शब्द का सप्तमी एक वचन नद्याम होता है। यहां चूंकि कर्ता मछलियां है, अतः नद्याम मीनाः तरन्ति। तुम सब आज पढ़ने के लिए नहीं गए। तुम सब यूयम अद्य आज पठितुम पढ़ने के लिए न अगच्छत नहीं गए लंग लकार का वाक्य है। यूयम कर्ता पद है, मध्यम पुरुष बहुवचन, अतः क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन में। वह सांप से डरता है। भयार्थे पंचमी, भय के योग में पंचमी विभक्ति। सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। संस्कृत देवभाषा है, संस्कृतम देवभाषा अस्ति। अगला प्रश्न है, इसमें भारतीय संस्कृति का मूल है अस्मि, यानी संस्कृत में। भारतीय संस्कृते है, संस्कृति शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन संस्कृते मूलम अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पुल्लिंग शब्द है। पर्वतों का षष्ठी बहुवचन पर्वतानाम राजा अस्ति। नदीसु, नदियों में गंगा सबसे अधिक पवित्र है। नदीसु, नदियों में सप्तमी बहुवचन गंगा कर्ता पद है। पवित्रतमा अस्ति। नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयतः, उभयतः के योग में द्वितीया विभक्ति, अतः नदी में द्वितीया। वृक्षा संति कर्ता पद वृक्षा, अस धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन संति। नदीम उभयतः वृक्षा संति। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जो कि पाठ से संबंधित दिए जाते हैं। हिंदी में उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न है मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मंगलम पाठ पर आधारित है यह प्रश्न। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है।
ज्ञानी जन उस वेद स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन उस सत्य सनातन परम ब्रह्म के रहस्य को जानकर अपना अनुभव प्रकट करते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करके ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है यह प्रश्न, जिसमें पटना के दार्शनिक स्थलों की चर्चा की गई है। प्रश्नों के उत्तर देने के समय में हमें इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रखनी है कि प्रश्नों का उत्तर सटीक हो, प्रश्नों में वो सारी बातें आ जाए जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है। इस नगर में ढेर सारे दर्शनीय स्थल हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि ढेर सारे दर्शनीय स्थल इस पाटलिपुत्र में हैं। अगला प्रश्न है, कुट्टनिम काव्य में पटना की क्या विशेषता बतलाई गई है? पाटलिपुत्र वैभवम से यह भी प्रश्न है। इस काव्य में कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की विशेषताओं की चर्चा की है। पाटलिपुत्र की तुलना इंद्रलोक से की गई है। अगला प्रश्न है, आलसी कौन है? अलस कथा से लिया गया यह प्रश्न है, जिसमें आलसी व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, उसकी चर्चा इसमें की गई है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो परिश्रम किए बगैर, पसीना बहाए बगैर जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग पेट की भूख को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करते। इसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद की मंत्रद्रष्टा ऋषिकाओं का नामोल्लेख करें। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। साहित्य को आगे बढ़ाने में, साहित्य को एक नई दिशा देने में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी रही है। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं, यथा जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी आदि। अगला प्रश्न है, बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वर्णित है? याज्ञवल्क्य संस्कृत के महान एवं उद्भट विद्वान थे, जिनकी चर्चा बृहदारण्यकोपनिषद में की गई है। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, जो बहुत बड़ी विदुषी थी और वह दर्शन शास्त्र में गहरी अभिरुचि भी रखती थी, जिन्हें याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद्य संकलित हैं? भारत महिमा पाठ से यह प्रश्न दिया गया है। भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। यह देश सृष्टि के आरंभ से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति आदि के क्षेत्र में समुन्नत रहा है। इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पद्य संकलित हैं। अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कारा से यह प्रश्न लिया गया है, जिसमें संस्कारों की चर्चा की गई है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं।
उपदेश में प्रायः मानव धर्म की शिक्षा दी जाती है, जैसे सत्य बोलो, धर्मानुकूल आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो आदि। अगला प्रश्न है जो कि कर्मवीर कथा से लिया गया है कि भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी, जिसके बारे में कहा गया है कि भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक एक नवीन विचार वाले तथा सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। उनके अंदर ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। उनमें प्रतिभा को पहचानने की अद्भुत शक्ति और अद्भुत दृष्टि थी। यही कारण था कि भीखन टोला देखने आए उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर उसे पहचाना और उसे नई दिशा प्रदान की। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने समाज की किन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया? स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने समाज की उन कुरीतियों का विरोध किया तथा राष्ट्रीयता के महत्व से लोगों को अवगत कराया। दयानंद ने जातीय भेदभाव की विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, समाज में विधवाओं की दुर्गति, अशिक्षा आदि कुरीतियों को दूर करने का महान प्रयास किया, जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा। अगला प्रश्न जो मंदाकिनी वर्णन से है कि राम ने सीता को किन किन संबोधनों से संबोधित किया? जब भगवान राम सीता के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां मंदाकिनी की शोभा को देख करके आकर्षित होते हैं और विभिन्न संबोधनों से सीता को संबोधित करते हैं, जिसमें हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनुमध्य में, हे कल्याणी, हे शोभने जैसे संबोधनों से संबोधित करते हुए मंदाकिनी की सुंदरता का वर्णन भगवान राम सीता से कर रहे हैं। अगला प्रश्न व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नारायण पंडित द्वारा रचित व्याघ्रपथिक कथा एक नीतिपरक और आदर्शपरक कथा है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ पाप का कारण होता है। लोभा पापस्य कारणम। लोभ के कारण हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभ के कारण ही पथिक बूढ़े बाघ के वाग जाल में फंसकर अपना प्राण गंवा देता है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अति लोभो न कर्तव्य है, लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। मनुष्य को अति लोभ से बचना चाहिए। लोभ पाप का कारण होता है। अगला प्रश्न पठित पाठ के आधार पर इंद्र का चरित्र चित्रण संक्षेप में करें। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने अपने पुत्र की सहायता के लिए कपटपूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिया। पुत्र प्रेम में इंद्र अपने कर्म पथ से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं याचक बनकर अपने पुत्र की रक्षार्थ छल और प्रपंच का सहारा लेते हैं। कर्ण ने इंद्र के छल और प्रपंच को जानते हुए अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच और कुंडल शरीर से उतारकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को देता है और अपने आप को ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है। अगला प्रश्न है विश्व शांति से कि अशांति का प्रमुख कारण क्या है? अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके दुखित होता है, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है, उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल और प्रपंच का सहारा ले रहा है। आयुधों की होड़ में आज मानवता नष्ट होती जा रही है। निर्वैर से ही शांति की कल्पना की जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वैर से वैर को नहीं मिटाया जा सकता है,
अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण करके ही अशांति को दूर किया जा सकता है और शांति स्थापित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, शास्त्र कितने प्रकार के हैं? शास्त्रकाराः पाठ से यह प्रश्न लिया गया है। उनके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है, उनके नाम लिखें। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की स्थापना हुई है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता के शास्त्रकार नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत हैं। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान, गणित आदि हैं। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी प्रसिद्ध है। वराहमिहिर का बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है, जहां अनेक विषय समन्वित हैं। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचा गया है। प्राचीन भारत का गौरव सर्वथा समृद्ध है। अगला प्रश्न, वेदांग कितने हैं? उनके नाम लिखें। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। यह सूत्रात्मक होता है। इसके रचयिता बोधायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। पाणिनि रचित व्याकरण अति प्रसिद्ध है। निरुक्त वेद का अर्थ का बोध कराता है। इसके रचयिता यास्क है। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। लगत ने वेदांग ज्योतिष की रचना कर ज्योतिष शास्त्र का श्री गणेश किया। इस तरह से हम हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के समय ये ध्यान रखें कि उसमें सरलता भी हो, सहजता भी हो, भाषा की स्पष्टता हो तथा संपूर्णता हो।